जैसे ही ये सजा का ऐलान हुआ, तुरंत ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो। सत्ताधारी और विपक्ष सभी पार्टियों के नेताओं के बयान आने लगे। आज से 1-2 दिन पहले भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अब हर चीज को हमें 2024 के चुनाव के देखना कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो अब इसका जो राजनीतिक पहलू है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें दोनों है। सत्ताधारी अब इस फैसले को लेकर के जो सत्ताधारी यानी बीजेपी या और उसके गठबंधन के लोग हैं, वो इस फैसले की व्याख्या कैसे करेंगे उसका उसका जो अनुमान लग रहा है वो ये कह सकते हैं कि देखिए राहुल गांधी तो ऐसे भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते रहते हैं, उनकी जिम्मेवारी भरा उनका संवाद नहीं होता है, नहीं रहता। ऐसा वो कहने लगेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो बिसात बिछेगी, राजनीति की सियासी बिसात बिछेगी, तो जब पासा चला जाएगा तो सत्ताधारी के पास क्या क्या कहने को रहेगा और वो क्या कह सकते हैं। मोटा मोटी वो 3-4 बातें को उछालना चाहेंगे और उस बात को अपने पक्ष में लेना चाहेंगे। पहला तो यही कहेंगे कि देख राफेल मामले में भी राहुल गांधी ने माफी मांगी थी अदालत में। अभी इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने एक ऐसी बयान दे दी जो देश के विरोध है और जो वो बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, जिसको लेकर की लोकसभा भी ठप है, संसद भी ठप है। और ये भी कहेंगे कि इनकी आदत है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये मानहानि वाली और ऐसी गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य ये देते रहते हैं। तो ये ऐसे वो माइलेज उठाना चाहेंगे इस मामले को। जो विपक्ष है और कांग्रेस है इसकी अलग परिभाषा करेगी। लेकिन जो मेरा मानना है, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ पूरे संदर्भ में और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और इन सबों का और जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट रहा है भारत, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस पूरे मामले में या अगर सजा मिल जाती है और बहुत कुछ चीजें राहुल गांधी के प्रतिकूल चली जाती हैं, एडवर्स होता है, तो इसका फायदा कांग्रेस को और राहुल गांधी को। जी ये बिल्कुल। क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता, इसका फायदा हो जाएगा राहुल गांधी को, विपक्ष को, और नुकसान हो जाएगा बीजेपी। जी ये मेरा असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन मेरा असेसमेंट है। और इस असेसमेंट तक पहुंचने के लिए जो मैंने तर्कों का इस्तेमाल किया है, जो दलीलें मेरे पास हैं, वो 3-4 है। पहला जो दलील है कि एक सहानुभूति लहर जाए सभी के बीच, जी देशवासी। एक सहानुभूति लहर जाएगी। और भारत जैसे देश में अंडरडॉग्स जो होते हैं, जैसे हीरो होता है, वो शुरू में पिटता है तो लोग उसको बड़ा उसके तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रख लेते हैं कि देखो उसके साथ गलत हो रहा है या जो भी मामला। और ये गलत वाली बात जरूर कांग्रेस उठाएगी, अपना वो दलील देगी, अपने लोगों में दलील देगी, तो वो जो सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा, वो जो अंडरडॉग वाली बात है, सहानुभूति वाली बात है, उसको बल मिलेगा, वो स्ट्रेंथन। समय आ गया है हमारे एड ब्रेक का, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एचबी रिपोर्टर जो आप देख रहे हैं इसके सहयोगी हैं, इंफॉर्मेशन वॉरियर है स्पेक्ट्रम सेंटर फॉर नीट का। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 1-2 कार्यक्रम में चर्चा में मैंने कहा था कि जो सत्ताधारी बीजेपी के लिए है कि सत्ता में फिर आना है, जो 2024 में वो चुनाव जो लड़ रहे हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं, उनका एम क्या है, उनका गोल क्या है कि उन्हें फिर से सत्ता में आना है। लेकिन विपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस के लिए ये बात है, उनका लक्ष्य क्या है, अपने अस्तित्व को बचाना, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को बचाना, ये उनका एम है। और वो 2-3 जो पार्टियां हैं उनके साथ जो हुआ है पिछले कुछ सालों में, उनके लिए वो चिंता का विषय है। तो जैसे ही मैं ये कह रहा हूं, जैसे ये अस्तित्व वाली बात है, जैसे ये फैसला आया, उसके बाद जो विपक्षी दल है उनमें एकजुटता देखी गई। अरविंद केजरीवाल का तुरंत बयान आ गया कि हालांकि कांग्रेस से हमारी मतभेद है, लेकिन जो इस तरह का काम किया जा रहा है वो ठीक। कांग्रेस और भी लोग आ गए, तेजस्वी यादव का बयान आ गया, तृणमूल का भी कल ऑफिशियल बयान आ गया है अडानी को मामले को लेकर के। तो ये मैं कह रहा हूं कि सभी इकट्ठे हो गए, क्योंकि सबको ये कहीं ना कहीं डर लगने लगा कि अरे जी क्या ये भी एक तरीका हो सकता है हमें कमजोर करने का। जब हम लोग चर्चा करें तो उसमें एक आपने बात ये भी बताया था कि सत्ताधार पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि विपक्ष को एकजुट नहीं होने दिया जाए,
और वो ये सामने आप अब दिख रहा है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि विपक्ष को एक साथ एकजुट नहीं होने देने का उनका एम है। मैं इसी बात पर आऊं जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरा जो तर्क है, जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो असेसमेंट है मेरा, जी। वो असेसमेंट ये है कि बुमरांग कर जाएगा। अगर ये मामला बहुत उठेगा तो एक सहानुभूति की लहर होगी भारत देश में, अंडरडॉग्स को की केयर की जाती है तो वो वाली भी बात होगी। और डरा हुआ विपक्ष है ही अपनी अस्तित्व और अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, वो एकजुट होगा और उसका नतीजा तुरंत तुरंत ही सामने आ गया। स अरविंद केजरीवाल के बयान के रूप में तेजस्वी, नीतीश और ममता बनर्जी, मतलब एकजुट होने का चांसेस बन। देखिए एक और है, ये तो बात हो गई अस्तित्व को बचाने की और सहानुभूति वेव की। एक और है कि आंकड़े पर अगर आप जाए तो जी, 2019 का जो चुनाव हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जब मोदी जी की एक लहर या प्रचंड मोदी जी अपने पूरे शिखर पे थे उस वक्त, तो उस समय मोदी जी को जितने भी वोट पड़े थे उसका 37% वोट, 37%, 37-38% वोट जो था वो मिला था और 63% वोट वो विपक्ष को गया था। हुँ, आप तब ये आप समझिए, यानी कि 63% वोट जो था वो मोदी जी को नहीं पड़ा था। नहीं फिर भी पड़ा मोदी था। जी क्यों जीत गए? क्योंकि वो बिल्कुल जो सही, वोट था वो एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ था, वो विपक्षी दलों में बंटा हुआ था। बढ़ गया था। तो विपक्षी दलों के लिए यहाँ पे काम आसान हो ये जाता है कि अगर उनको ये एहसास हो जाए कि भैया अब तो अस्तित्व का सवाल है, खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग हुँ, इकट्ठे हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता में ये फील आ जाए, जिस फीलिंग को पैदा करने का विपक्ष कोशिश भी कर रहा है कि, और वो कह रहा है कि प्रजातंत्र लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही चल रही है, ये बात भारत कभी भी, अपने भारत की जनता कुछ भी बर्दाश्त कर ले, अपने ऊपर चढ़ा हुआ कोई कोई यहाँ नहीं। देखते हैं रोड पे भी चलते हुए बात हो जाती है, तुम मुझे जानते नहीं हो। ये वाली फीलिंग भारतीयों में है क्योंकि अपना इतिहास रहा है, हम लोग जी, तानाशाही बिल्कुल। को नहीं। तो ये अगर फीलिंग विपक्ष वोटर्स के बीच में लाने की कोशिश करेगा और उन आंकड़ों की मदद जब बोलेगा तो वो देखता है कि 63% वोट तो मोदी जी को नहीं पड़ा है उनके नजर में। वो जब उस तरह से एनालिसिस करेंगे तो वो देखेंगे कि मात्र 37% वोट ही मोदी जी को मिले, जबकि वो पीक पे थे। अभी 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी है। बिल्कुल। अडानी का भी मुद्दा 1 साल बाद कहां पे रहेगा पता नहीं। तो ये फैक्टर उनके साथ है, तो वो एक माहौल पैदा करने की वो भी कोशिश करेंगे।